नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारतीय इतिहास को इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करेंगे तथा भारतीय इतिहास से संबंधित यह प्रथम वीडियो होगा तथा इसके माध्यम से हम लोग प्राचीन काल के भारतीय इतिहास को पढ़ने एवं समझने का प्रयास करेंगे ताकि आने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हम लोग सही ढंग से इस सेक्शन से आने वाले प्रश्नों के उत्तर को बना पाएं। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो सर्वप्रथम समझते हैं कि इतिहास क्या है। तो इतिहास के परिचय को यदि हम लोग देखें तो जो बीते हुए घटनाओं का अध्ययन, प्राचीन काल में जो घटनाएं बीत चुकी हैं उनका अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। परंतु यदि हम देखें तो इतिहास तो बीत चुका है और प्रारंभिक और वर्तमान समय में प्राचीन काल के इतिहास को फिर से पुनर्स्थापित करना विभिन्न माध्यमों या विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर इतिहास का पुनर्लेखन किया जाता है। यहाँ उल्लेखनीय तथ्य है कि इतिहास को हम लोग 3 कालखंड में बांट करके देखते हैं। प्रथम है प्रागैतिहासिक काल, जिसे हम लोग साधारणतः पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। प्रागैतिहासिक काल को पाषाणकालीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसके पश्चात यदि हम देखें तो हमारा दूसरा इतिहास जो है कालखंड इतिहास का, वह क्या है? आद्य ऐतिहासिक काल है। तीसरा है ऐतिहासिक काल। यहाँ पर हम इन तीनों कालखंडों को समझने का प्रयास करेंगे तथा समग्र दृष्टिकोण को अपनाते हुए इसे बहुत ही संक्षेप में समझेंगे। तो सर्वप्रथम है हमारा प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल में मूल रूप से हमारे पास में लिखित साक्ष्यों का अभाव होता है। उस समय मनुष्य न लेखन शैली की विकास कर पाया था, न ही भाषा का विकास कर पाया था, जिसके कारण वहां पर लिखित साक्ष्यों का हमें अभाव दिखाई देता है। यदि हमें प्रागैतिहासिक काल के इतिहास को पुनर्लेखन करने की आवश्यकता होगी तो वहां पर हमें केवल पुरातात्विक साक्ष्य, जो साक्ष्य हमें उस कालखंड के प्राप्त होते हैं, उस पर निर्भर रहने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर जो है उस समय के जो पुरातात्विक साक्ष्य होंगे वो क्या होंगे? मूल रूप से विभिन्न प्रकार के उपकरण जो तत्कालीन मानव के द्वारा प्रयोग में लिए जाते थे। अब उपकरण कैसे हो सकते हैं? तो हस्त कुठार हो सकते हैं, खुरचनी हो सकते हैं, या पत्थर या पाषाण के विभिन्न प्रकार के उपकरण उस समय प्रयोग में लाए जाते थे, जिनके आधार पर मानव के विकास क्रम को हम लोग समझ सकते हैं या समझने का प्रयास कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आद्य ऐतिहासिक काल की ओर जैसे ही हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें अपठित, ध्यान रखिएगा, अपठित लिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहाँ पर तो मनुष्य ने एक भाषा का विकास कर लिया था, साथ ही साथ लेखन शैली का भी विकास हो चुका था। लेकिन यहाँ पर जो इनके साक्ष्य हैं, जो इनके लेख हैं, वो आज तक पढ़े नहीं जा सकते हैं। एक बार फिर से यहाँ पर हमें इस कालखंड, आद्य ऐतिहासिक कालखंड का जो इतिहास लेखन है, उसके लिए हमें उस काल के पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर रहने की आवश्यकता पड़ती है और उन्हीं के आधार पर हम लोग उस कालखंड, आद्य ऐतिहासिक कालखंड के इतिहास को लिखने का प्रयास करते हैं। यहाँ हम लोग एक उदाहरण समझते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता के अभिलेख और मुद्राएं जब प्राप्त हुई तो वहां पर जो अभिलेख लिखे गए हैं या किसी मुद्रा पर एक विशिष्ट भाषा में कुछ लेख लिखे गए हैं, परंतु उन लेखों को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसलिए हमें उनके इतिहास को लिखने के लिए, सिंधु घाटी की सभ्यता के इतिहास को लिखने के लिए हमें वहां से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में तो ऐतिहासिक कालखंड को देखें यदि, तो ऐतिहासिक कालखंड में पठित यानी पढ़े जाने योग्य लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। जैसे हमें प्राप्त होते हैं अभिलेख, साहित्य, विभिन्न प्रकार के साहित्य,
इसके साथ ही इस कालखंड से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य जिनमें अभिलेख और मुद्राएं शामिल हैं उन्हें हम पढ़ सकते हैं और उनके आधार पर ही हम लोग ऐतिहासिक कालखंड के इतिहास को फिर से लिखने का प्रयास करते हैं। अब यदि हम लोग देखें यहाँ पर उदाहरण के रूप में, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के हम लोग ऐतिहासिक काल को मान सकते हैं। उस कालखंड से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो जो भी हमें लेख प्राप्त हुए हैं वह लेख क्या है, पढ़े जाने योग्य हैं। जब हम पढ़ सकते हैं तो उनके इतिहास का निर्धारण हम लोग उन साक्ष्यों के आधार पर कर सकते हैं। अब यहाँ एक उदाहरण के रूप में हम लोग समझते हैं कि यदि अशोक के अभिलेख को जेम्स प्रिंसेप नहीं पढ़ पाता आज तक, या उस कालखंड तक नहीं पढ़ पाया था, तो क्या था, वह आद्य ऐतिहासिक अशोक का शासन काल या मौर्य वंश जो था किस कालखंड में आता, तो आद्य ऐतिहासिक काल में आता। परंतु जब अशोक के अभिलेख पढ़े जाने लगे तब अशोक का जो इतिहास था या मौर्य साम्राज्य का जो इतिहास था उसका निर्धारण हम लोग ऐतिहासिक काल में करने लगे। यहां पर यह अंतर हमें स्पष्ट दिखाई देता है। यह जो अंतर है मूल रूप से हम लोग ऐतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक काल को करने में कर सकते हैं। तो यह जो है हमारा ऐतिहासिक इतिहास का साधारण परिचय तथा उनके कालखंडों का संक्षेप में विवरण है तथा किस आधार पर उन्हें विभिन्न कालखंडों के अंतर्गत बांटा गया है, इसको हम लोग यहाँ पर संक्षेप में देख चुके हैं। आगे हम लोग अभी पाषाण काल से संबंधित पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल को देखेंगे, जिसमें मनुष्य किस प्रकार से अपने विकास क्रम में आगे की ओर बढ़ता है तथा वहां पर उपलब्ध साक्ष्य क्या है, इससे हम लोग आगे देखते हैं। अभी हम लोगों ने इतिहास के 3 कालखंडों को देखा जिनमें हम लोगों ने, अब आगे हम लोग सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण काल विभाजन को देखेंगे, जिसका आधार क्या होगा, उपकरणों में भिन्नता। इन उपकरणों में भिन्नता के आधार पर ही पाषाण कालों का निर्धारण 3 भाग में किया गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। इन तीनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं तथा अलग अलग प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया गया है। यहाँ उल्लेखनीय तथ्य है कि प्रारंभिक काल में जो मनुष्य के द्वारा उपकरण प्रयोग में लाए जाते थे, वो उपकरण कैसे थे, बहुत ही बेढब और बेढंगे उपकरण थे। प्रारंभ में उन्हें तराशा नहीं जाता था, परंतु जैसे जैसे मानव का विकास हुआ, विज्ञान ने प्रगति की, धीरे धीरे उन्होंने अपने उपकरणों का भी विकास करना प्रारंभ कर दिया। अब यहाँ हम लोग सर्वप्रथम देखते हैं कि पूरा पाषाण काल में किस प्रकार के मनुष्य निवास करते थे। तो मनुष्य क्या थे, सर्वप्रथम शिकारी एवं खाद्य संग्राहक थे, जो मूल रूप से अपने जीवन यापन में तथा सुरक्षा में लगा रहता था। अब यहाँ उल्लेखनीय तथ्य है कि जो पूरा पाषाण काल का प्रथम साक्ष्य है भारत में, वह कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो पल्लवरम मद्रास से पूरा पाषाण काल का हमारा सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त होता है। कब, तो 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा इसकी खोज की गई थी, जहां से हस्तकुठार, खुरचनी और बिदरणी आदि प्राप्त हुए थे। आगे देखते हैं तो पूरा पाषाण काल को भी हम लोग उनके उस कालखंड में उपकरणों की विभिन्नता के आधार पर, उपकरणों में भिन्नता के आधार पर 3 भाग, पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल तथा उच्च पूरा पाषाण काल में विभाजित करते हैं। यहाँ भी उपकरण में हम लोग एक विकास क्रम देखते हैं। यदि हम लोग देखें तो मध्य पूरा पाषाण काल में मूल रूप से हमें फलकों का अत्यधिक प्रयोग हमें दिखाई देता है, जिसके कारण मध्य पूरा पाषाण काल को हम लोग फलक संस्कृति के नाम से भी
जानते हैं ये फलक उपकरण जो थे मूल रूप से क्वार्टजाइट से बने होते थे। क्वार्टजाइट से ये फलक उपकरण मूल रूप से बने होते थे। आगे बढ़ते हैं मध्य पाषाण काल की ओर। तो इस कालखंड में भी मनुष्य क्या था, तो शिकारी और खाद्य संग्राहक के रूप में ही अपनी जीविका या जीवन यापन कर रहा था। यदि देखें इस काल में तो पशुपालन का कार्य मनुष्य ने प्रारंभ कर दिया था। मध्य पाषाण काल में हमें पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। कहाँ से, तो उत्तर प्रदेश के आदमगढ़ तथा राजस्थान के बागौर से प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त इस काल में पत्थर के अतिरिक्त हमें हड्डियों से निर्मित उपकरण भी प्राप्त होते हैं। वैसे उपकरण हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो सराय नाहर और महदहा दोनों उत्तर प्रदेश में हैं और यहाँ पर से हमें हड्डियों से निर्मित विभिन्न प्रकार के उपकरण प्राप्त हुए हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो तीसरा कालखंड है नव पाषाण काल। इस काल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी आग का प्रयोग और कृषि का विकास। जहां आग के प्रयोग ने मनुष्य के जीवन को एक क्वांटम जंप प्रदान किया, वहीं कृषि ने मनुष्य को स्थायी जीवन व्यतीत करना मनुष्य ने प्रारंभ कर दिया। यहाँ पर स्थायी जीवन मनुष्य ने व्यतीत करना प्रारंभ कर दिया था। अब यहाँ हम लोग कुछ फसलों के साक्ष्य देखते हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बराबर पूछे जाते हैं एवं अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो नव पाषाण काल में सर्वप्रथम लहुरा देव से हमें क्या प्राप्त होता है, चावल का साक्ष्य। और यहाँ उल्लेखनीय तथ्य है कि चावल का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वह कहाँ से प्राप्त हुआ है, लहुरा देव से। और यह है कब का साक्ष्य, तो 9000 से 7000 BC के मध्य का यह साक्ष्य हमें प्राप्त होता है। वहीं हम देखें तो कोल्डिहवा से भी हमें चावल की भूसी प्राप्त होती है, परंतु यह क्या हो गया, आपका दूसरा स्थान है जहां से हमें चावल के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उसके पश्चात है कि मेहरगढ़ आज तक हम लोग देखते आए हैं कि कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो मेहरगढ़ पाकिस्तान से। यदि हम लोग इस तथ्य को देखें लहुरा देव और मेहरगढ़ को, तो निश्चित रूप से हम लोग कह सकते हैं कि कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वह लहुरा देव से प्राप्त होता है। और मेहरगढ़ से हमें जो पाकिस्तान में स्थित है वहां से गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य में मेहरगढ़ पाकिस्तान से प्राप्त होता है। वहीं हम लोग देखें तो नवपाषाणिक स्थल बुर्ज होम जो जम्मू और कश्मीर में है, वहां से हमें मानव कंकाल तथा मनुष्य और कुत्ते का कंकाल के साथ साथ गर्तावास या अंडरग्राउंड घर भी हमें वहां पे प्राप्त हुआ है बुर्ज होम से। इसके अतिरिक्त हम लोग देखें तो राख के टीले हमें संगनकल्लू, पिकली हल और उत्तनूर से प्राप्त होते हैं। वहीं गुफकराल से कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। उल्लेखनीय तथ्य, गुफकराल का अर्थ होता है कुम्हार की गुफा। गुफकराल का आशय होता है कुम्हार की गुफा। अब यहाँ एक उल्लेखनीय तथ्य है कि जहाँ पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में मनुष्य क्या था, मूल रूप से शिकारी था और खाद्य संग्राहक की भूमिका निभा रहा था, परंतु जैसे ही नवपाषाण काल में यहाँ पर उपकरणों एवं आग का विकास हो गया तो मनुष्य ने कृषि कर्म करना प्रारंभ कर दिया। जंगल को काट करके कृषि हेतु भूमि का विकास किया और फिर हमें क्या दिखाई देता है कि कृषि के साक्ष्य हमें दिखाई देने लगते हैं। जब हम लोग कृषि को पेशा अपना लिए तो उस समय से मनुष्य ने क्या किया, अस्थायी जीवन यापन करना प्रारंभ कर दिया। तो हमारा आज का इतिहास से संबंधित जो कालखंड का विभाजन था पूरा पाषाण काल से लेकर आपका
नवपाषाण काल और पूर्व में हम लोग देख चुके आपका प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल, यह यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता और उसके पश्चात वैदिक घाटी की सभ्यता, वैदिक सभ्यता को देखेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए मंथन क्लासेस। थैंक यू।